नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप भी बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपका टॉपिक जरूर संधि होगा। संधि अर्थात जहाँ पर दो वर्ण मिल करके एक तीसरा वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, उसके बाद फिर 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा। अगर आप हिंदी लिए होंगे तो उसमें भी संधि आपको पढ़ना है। संधि के बारे में हम आज जानेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के परिभाषा को हम कैसे समझे, संधि को हम कैसे याद रख पाए, उसी के बारे में ही आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो यह वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस तरह से बतलाऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल कर पाइएगा इस वीडियो के बाद। और अगले वीडियो को भी मैं जब डालूंगा तो उसमें ध्यान रखूंगा कि एग्जाम्पल मैं ऐसा दूं कि आपके एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन आ जाए। तो मेरे मित्रों, अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने छोटे बड़े यूनिवर्सिटी है जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वहाँ पर अगर संस्कृत ऑनर्स या संस्कृत माइनर पेपर का पढ़ाई होता है तो उनका सिलेबस 2023 के बाद नया शिक्षा नीति लागू होने के बाद पूरी तरह से बदल गया। बदलाव के साथ सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा हो गया, सामान्य हो गया और उनका बुक भी सेम हो गया, सिलेबस भी सेम हो गया। तो मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का नहीं बात करूँगा, सभी यूनिवर्सिटी का बात करूँगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम संधि प्रकरण को चालू करते हैं, संधि को चालू करते हैं। आपका दूसरा टॉपिक है बीए संस्कृत ऑनर्स वाले स्टूडेंट का। सबसे पहले तो हम जानने का कोशिश करेंगे संधि कहते हैं किसे, संधि की परिभाषा क्या है, संधि किसे कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है संधि कहते हैं किसे? आपको संधि बहुत परेशान करता होगा, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो इतना आसान है, अगर आप उसको समझ लिए तो बहुत आसान है, अगर आप नहीं समझ पाए तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा संधि की परिभाषा का। संधि की परिभाषा को हम इस प्रकार से देखेंगे। मैंने संज्ञा प्रकरण को पढ़ाते हुए एक सूत्र का नाम लिया था, परसन्निकर्षा संहिता। वह 9वां या 12वां सूत्र था, 9वां ही सूत्र था, जिसमें मैंने बतलाया था कि आपको आगे चल करके इसी सूत्र के माध्यम से आपको संधि के बारे में पढ़ना है। तो परसन्निकर्षा संहिता से ही संधि की परिभाषा निकल करके आती है। दो वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं और इस निकटता से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। अत्यंत निकटता अर्थात बहुत ज़्यादा निकट आने पर वहाँ पर संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर दो वर्ण बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो उसे हम संहिता कहते हैं। और इस निकटता से उत्पन्न अर्थात वहाँ पर जो निकटता हुआ है उससे ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, मतलब कोई तीसरा वर्ण बनता है या वर्ण में कोई बदलाव हो जाता है या किसी प्रकार का बदलाव ना हो पाता है, उससे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसका जो इजी एग्जाम्पल है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जो मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी उसको देखा है, तो वह यह है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि अगर आपका नाम राम है और उसके साथ ऐनम लगा दे तो रामायणम। यहाँ पर राम एक अलग शब्द है और ऐनम एक अलग शब्द, अलग पद है, दोनों मिलकर के रामायण बना दिया। तो यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उनसे ध्वनि विकार अर्थात एक विकार उत्पन्न हो रहा है, एक बदलाव उत्पन्न हो रहा है, उससे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किसी भी प्रकार का अगर दो वर्ण के मिलने पर बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे आगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा, विकार होता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है विकार क्या होता है? विकार अर्थात बदलाव या परिवर्तन। किसी भी प्रकार का बदलाव अगर शब्द में आ जाए उसे हम विकार कहते हैं। वर्ण, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण ही होते हैं या विसर्ग वर्ण होते हैं, उसको हम अक्षर भी बोलते हैं। स्वर वर्ण अर्थात हल वर्ण और व्यंजन अर्थात स्वर वर्ण अर्थात अच और व्यंजन वर्ण अर्थात हल।
यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, पर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। आ ई उ री री ए औ अन अ, यह सभी स्वर वर्ण है, अच वर्ण है। और व्यंजन वर्ण अर्थात का से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं? क ख ग घ अंगा च छ ज झ इ या, उसको हम व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखते हैं, उसको हम हल वर्ण कहते हैं। और विसर्ग का हम आगे बात करेंगे। निकटता अर्थात पास आना, किसी भी प्रकार के मिलन के बाद वहाँ पर निकटता होता है, वह पास आता है, उससे हम क्या कहते हैं? निकटता कहते हैं। पास आना को हम निकटता कहते हैं सामान्य भाषा में। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमको एग्जाम्पल पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इतना बस याद कर लेने से हमारा तो काम होगा नहीं, हमको इसका आगे भी काम पड़ेगा, और हम आगे भी इसी परिभाषा से हम दो वर्णों को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक उपयुक्त शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ हो। तो आइए उसको समझने के लिए हम उदाहरण से समझते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, हमने परिभाषा भी रट लिया, हमको अभी भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, संधि को कैसे समझे आप जरूर सोच रहे होंगे। संधि के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ अलग हट करके उदाहरण दिया है। आपको यह उदाहरण किसी भी प्रकार के किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मेरा खुद का बनाया हुआ है। मेरा समझाने का एक अलग तरीका है। मैं आप लोग को इसी तरीका से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इस पर गौर करिएगा। अब यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि अगर आप दूध पीते हैं, अगर आप उसमें केसर को मिला दे, दूध और केसर को एक साथ मिला दे, तो वहाँ पर मिलन हो रहा है, निकटता हो रहा है। तो वहाँ पर दूध वाला केसर एक नया रिजल्ट हमारा बनेगा, एक नया हमारा मटेरियल बनेगा, जिसको हम दूध वाला केसर के नाम से जानेंगे। दूध अलग पदार्थ है, केसर अलग पदार्थ है। अगर दोनों का मिलन हो गया तो वहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया जिसका नाम है दूध वाला केसर। तो अगर इसी प्रकार से वर्ण को भी रख दिया जाए, द और का को, तो वहाँ पर दूध वाला केसर, इस प्रकार से आप बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर उसी प्रकार से वर्ण में भी परिवर्तन होता है जब मिलन होता है। तो जब मटेरियल मिलता है आपस में तो कुछ अलग बनता है, या पहला मटेरियल में बदलाव हो जाता है, दूसरा मटेरियल उसी प्रकार से रह जाता है। तो वही हम देख रहे हैं। तो अब इसको हम दूसरे और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप खेत में जरूर गए होंगे, मिट्टी को जरूर देखे होंगे। अब मिट्टी में अगर हम पानी डाल दे, अगर वर्षा पड़ जाए, जल पड़ जाए, तो वहाँ पर कीचड़ हो जाता है। वह मिट्टी नहीं रहता, वह गीला मिट्टी बन जाता है, वहाँ पर कीचड़। तो मिट्टी में अगर हम पानी मिला दे तो वहाँ पर कुछ अलग सा बन जाता है जिसको हम कीचड़ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर वर्ण को रखें, दो वर्ण अलग अलग है, और अगर उनके जगह पर एक तीसरा वर्ण आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कीचड़ कहेंगे। जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ अर्थात जगन्नाथ। जगत जोरनाथ, जगन्नाथ, यह समान एग्जाम्पल है जो आपको हर जगह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जगत जोरनाथ अर्थात संसार के स्वामी को हम जगन्नाथ कहते हैं। यहाँ पर जगत अर्थात पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि, संसार, उसको हम जगत बोलते हैं। और नाथ अर्थात भगवान, भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ बने। तो वह जगत को धारण किए, इसी कारण वह पिघल करके जगन्नाथ बन गए हैं। आपने जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा को देखा होगा, उनका ना हाथ है ना उनका पैर है, कुछ नहीं है। उनका जो आँख भी है वह बनाया गया है, वह है नहीं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर कहने का बात यहाँ पर यह है कि जगत का त और नाथ का जो न है वह मिल करके एक नया शब्द बना दिया। वहाँ पर ता में परिवर्तन हो गया, और जब वह ना के निकट आया तो वहाँ पर ता ना में बदल गया। तो यहाँ पर संधि हो गया दोनों में। या संधि में भी हम देखेंगे इस उदाहरण को। तो यहाँ पर एक तीसरा शब्द बन गया जिसको हम बोलते हैं जगन्नाथ। उसी प्रकार से वर्ण में भी बदलाव होगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको बतलाऊंगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। अगर संधि हो रहा है तो संधि कितना प्रकार का होगा, किस किस प्रकार का संधि होगा, उसको समझने का हम कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इतिज और आदि। पहला इत्यादि, आपने जरूर सुना होगा। इत्यादि मतलब बहुत होता है, बहुत सारा होता है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है रमा जोर ईसा रमेश। तीसरा जो एग्जाम्पल है बाघ जोर हरी, बाघरी।
अब यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल से हम परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको समझ लीजिएगा ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा संधि आपके लिए। इसको भी अगर ना भी समझ में आए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि संधि करने पर परिवर्तन 3 रूपों में होता है। अब कौन कौन से रूप में होता है परिवर्तन, उसको देखने का कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा उदाहरण था यहाँ पर इतिज और आदि, उससे हमें पता चलता है कि पूर्व पक्ष के वर्ण में परिवर्तन हुआ, अर्थात इति में परिवर्तन हुआ है। इति का जो अंतिम वाला ता के साथ जो ई जुड़ा हुआ है उसमें परिवर्तन हो गया है जब वह आ के साथ मिल गया है। आदि का आ के साथ अगर मिल गया तो वह या में परिवर्तित हो गया। यहाँ निकटवर्ती ई और आ दो वर्णों में केवल पूर्व पक्ष के एक ही वर्ण अर्थात ई का परिवर्तन या के रूप में हुआ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपने घर के एक छोटे भाई है और बड़े भाई है, अगर आपका छोटा भाई आपके विचार से सहमत है और आप उसके विचार से सहमत नहीं है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, पर आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको अगर गाँव पसंद आ गया तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, पर गाँव वालों में नहीं परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं होंगे, आप उनको अच्छे नहीं लगते होंगे। तो इसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। पूर्व पक्ष अर्थात पहला जो शब्द होगा उसको हम पूर्व पक्ष कहेंगे, और एक और होता है जिसको हम पर पक्ष कहते हैं। जो हमारा दूसरा या अंतिम शब्द होता है उसको पर पक्ष कहते हैं। पूर्व पक्ष के अंतिम वर्ण में परिवर्तन आता है और पर पक्ष के पहले वर्ण में परिवर्तन आता है। अब दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो था रमेश, रमाज और ईशः, रमेशः। पूर्व पक्ष और पर पक्ष के दोनों वर्णों के स्थान पर एक तीसरा वर्ण आ जाता है। अब यहाँ पर रमाज और ईशः, रमेश, यहाँ आ और ई दोनों के स्थान पर एक तीसरा ही वर्ण ए हो गया, अर्थात आ और ई मिल करके एक तीसरा ही वर्ण बना दिया, एक अलग वर्ण बना दिया। दोनों मिल गए। जैसे आप एक भाई है और आपका एक छोटा भाई है, आप एक बड़े भाई है, अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो आप संगठित हो जाएंगे। आप दोनों का अब एक अलग तरह का शक्ति हो जाएगा। पहले शक्ति आप दोनों का बटा हुआ था। जैसे आपके कोई मित्र है और आप उनसे जा कर के मिल जाते हैं तो आप दोनों का ताकत एक हो जाएगा। पहले अलग अलग था ताकत। तो जैसे अभी चुनाव चल रहा है तो आप गठबंधन को देख सकते हैं। जैसे बीजेपी और जेडीयू दोनों मिल करके एनडीए का गठबंधन कर दिया है, महागठबंधन बन गया। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अलग प्रकार का एक ताकत उत्पन्न हो गया है। अब उनका संभावना है कि वह विजय हो जाएंगे। और गठबंधन में भी आप देख सकते हैं एनडी गठबंधन बना है, जैसे आरजेडी और उनके बीच में कांग्रेस के बीच में बना है। वो अलग प्रकार का अपना पावर डेवलप कर लिए, वो भी चुनाव जीत सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आप व्यवहारिक लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम तीसरे उदाहरण को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों वर्ण मिल करके एक अलग प्रकार का वर्ण बना दिया, उससे हम पूर्व पक्ष और पर पक्ष में होने वाला परिवर्तन कहते हैं। तीसरा जो हमारा उदाहरण है, पूर्व पक्ष और पर पक्ष के दोनों वर्णों में परिवर्तन। जैसे कि अगर आप में और आपके भाई में लड़ाई हो जाए तो दोनों का अब विचार अलग अलग हो जाएगा। आपका शत्रुवा हो जाएगा और आप उसके शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों अब लड़ गए हैं, तो दोनों का मत अब अलग अलग हो जाता है। तो इसको उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए। बाक जोड़ हरि, बाक जोड़ हरि। बाक हमारा पूर्व पक्ष है और पर पक्ष अर्थात बाद वाला हरि। हरि बाद वाला शब्द हमारा क्या है तो हरि है। यहाँ पर बाक के का और हरि के हा, इन दोनों वर्णों का क्रमशः ग और घा के रूप में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर बाक का जो का है वहाँ पर गा आ गया है और हरि के ह में घा आ गया है, तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार का शब्द बन गया। उसको हम क्या बोलेंगे, बाघहरी, बाघ जोड़ हरी, बाघहरी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण का। अब उदाहरण को हम कैसे समझेंगे।
हमने उदाहरण को तो समझ लिया। अब उदाहरण को और अच्छी तरह से समझने के लिए संधि के भेदों को समझना पड़ेगा। संधि कितने होते हैं, मुख्य संधि कितने होते हैं और उनका भेद कौन कौन से संधि के कितने भेद होते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर संधि के भेद कितने होते हैं तो आप आराम से जवाब दीजिएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला अच संधि होता है। आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी है। अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग। जहाँ पर विसर्ग लगा हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का अगर मेल हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसको भी मैं बतलाऊंगा विस्तार रूप से। 3 प्रकार के संधि होते हैं, हल संधि, अच संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन्हीं तीनों को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। संधि के भेद से हम संधि को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम स्वर संधि के 5 भेद को देखेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि और 2 अलग भी होते हैं, पूर्व रूप और पर रूप और प्रकृति भाव। इस प्रकार के यहाँ होते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि में भी भेद होते हैं। व्यंजन में भी 3 प्रकार के और ये 3 नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मैं बतलाऊंगा अलग अलग वीडियो में। और विसर्ग संधि के मुख्यतः 8 या 7 इस प्रकार से भेद होते हैं। तो उन सभी को हम पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में और अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो करके रख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं टेलीग्राम पर नोट्स डाल दिया करूँगा। नमो नमः। सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत।